स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट में चपरासी पद के लिए जो एग्जाम हुआ था आपको 21/8/2016 में, उसमें जो मैथ्स पूछा गया था ना 25 नंबर का, कितना इजी मैथ्स पूछा गया आप जरा देखिएगा। लेकिन अगर इस बार आप फॉर्म भरें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिछला बार इजी पूछा गया तो इस बार क्या होगा ना कि थोड़ा सा टफ रहेगा, उतना भी इजी नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा सा टफ रहेगा। और आपका 35 नंबर का सवाल है, आपको घबराना नहीं है, मेरे साथ आपको तैयारी करना है। गारंटी पूरा का पूरा मैं आपको क्लियर बढ़िया से करवा दूंगा। 35 में 35 लाने की भी गारंटी है मेरे साथ, यदि कंटिन्यू बने रहिएगा तब। तो चलिए बिना टाइप के हुए शुरुआत करते हैं कि 21/8/2016 में सबसे पहला क्वेश्चन मैथ्स में क्या पूछा गया था। काफी इजी सवाल सब है, ठीक ना। तो बने रहिए कुछ देर तक मेरे साथ और सारा का सारा सवाल के हम धुआंधार उड़ा देंगे और आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और अब किस प्रकार के पूछे जाएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था उस टाइम मात्र कितना प्रश्न पूछा गया था, मात्र 25 प्रश्न पूछा गया था। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि 33 - 4√35 का वर्गमूल है, यानी किसका आपको वर्गमूल निकालना है। बनाने के तो कई सारे मेथड है, 2 लगा के 2 से डिवाइड कीजिए, 2 हटाइए, ये सब करना है। और a - b के होल स्क्वायर पे बैठता है ना तो a + b के होल स्क्वायर पे बैठता है, यही तो होता है। जब इसको आप रूट अंडर करेंगे या तो यह a - b के होल स्क्वायर पे आएगा, नहीं तो a + b के होल स्क्वायर पे। लेकिन बीच में माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर पे आएगा, ऐसा करेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि इसको अगर स्क्वायर तोड़ने के लिए आपको बोले आप प्रोसेस बताएं तो कुछ लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं बेसिक से बताऊंगा, जब मैं क्लास में बताऊंगा तो मैं इसको ट्रिक से बताता हूं कि आप इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए जो आपके काम का चीज सब दिन आपको काम देगा। यदि मैं आपको बोलूंगा कि √121 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकाल के आपको बताना है और आपके सामने ऑप्शन भी हम परोस देते हैं। तो ऑप्शन ए में 10 दिया गया है, ऑप्शन बी 11 दिया गया है, और ऑप्शन सी 12 है, और ऑप्शन डी 13 है। तो बताइए किसमें से कौन सा आंसर है जो आप तुरंत चूज कीजिएगा। तो बोलिएगा कि सर जी अगर √121 है तो हम इसमें से कौन सा आंसर है, ऑप्शन है जिसको मैं स्क्वायर करेंगे तो यह इतना दे देगा, 121 दे देगा। तो आप बोलिएगा कि सर 10 को करेंगे स्क्वायर तो नहीं देगा, ये कभी भी 121 नहीं देगा। ये अगर 11 के स्क्वायर करेंगे तो यह 121 दे देता है, और यही चीज अंदर में जाएगा तो बाहर में 11 निकल के देगा, यानी कि ऑप्शन बी सही। डायरेक्ट ऑप्शन से मार सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए उस प्रश्न को, अगर a - b और a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ना होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो बीच में माइनस है तो कन्फर्म है कि a - b के होल स्क्वायर पे ही टूटेगा, यानी कि बीच में माइनस होना चाहिए। तो बीच में माइनस नहीं तो इसमें है, नहीं तो इसमें है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन सी भी गलत। माइनस इसमें है, माइनस इसमें है, तो यह दोनों में से किसी एक को होने का चांस है। तो मान लेते हैं कि यह सही जवाब है। सपोज दैट यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर कीजिए। अगर इसका स्क्वायर आप करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देते हैं। 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 5 20 होगा, जो कि यह 27 देगा, और कभी भी 33 नहीं पूरा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। तो डायरेक्ट सही हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन हम प्रूफ करके भी तो बताएंगे आपको कि डी कैसे सही होगा। सो इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 2√7 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 7 28 होगा, ए स्क्वायर हो गया। प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर, यानी कि 33 आ गया। और 33 यहाँ पे है, यानी कि ये बात सही है। बात खत्म, क्या जरूरत है जरा कुछ करने का। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है कि a² + 1 बराबर a, तो a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 + 1 का मान आपको बताना है। अब देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आता है, अलजेब्रा का प्रश्न होता है, तो अलजेब्रा में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक तरीका से, ताकि आपको देखते ही मात्र पहचान जाएंगे कि इसमें करना क्या है। देखिए इसमें करना क्या होता है, जो दिया गया होता है a² + 1 बराबर है, और a के पावर बहुत बड़ा है, 12 है, 6 है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम छोटा पावर के बारे में पता करते हैं, यानी कि हमें जाना पड़ेगा पहले इसको a + 1/a के फॉर्म में। a + 1/a के फॉर्म में हम कैसे लेकर आएंगे, तो हम दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको a, और यहाँ से मिलेगा 1/a, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 1। तो आपको a + 1/a का मान आ गया 1। जब a + 1/a का मान आ गया 1, तो यहाँ से a का मान यदि आप कुछ भी रखेंगे तो सेटिस्फाइड ये नहीं करेगा। तो हमें निकालना होता है a प्लस नहीं, हमें जो निकालना होता है a³ + 1/a³, इसके बारे में पता करना होता है ये कितना होगा। यदि आप a² + 1/a² निकालेंगे तो वह भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, a² के मान भी रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आप करके देख लेंगे।
ए क्यू प्लस 1/a³ का मान निकालते हैं तो क्या होता है, जब ये एक दिया गया है, यहाँ होता है 1 का क्यूब -3 गुने 1, यानी कि कुल मिला के -2 देगा। तो अब यहाँ सोचिए कि -2 कब आएगा, खुद सोच के बताइए। a³ का मान यदि हम -1 रख दें, a³ का मान यदि -1 रख देंगे और यहाँ भी -1 रखेंगे तो -2 दे देगा। यानी कि जब a + 1/a = 1, तब क्या होता है, a³ का जो मान होता है ना, वह क्या होता है, -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब जिसमें आपको रखना है उसमें आप रखिए ना, कौन आपको मना कर रहा है। a के पावर 12 है, a के पावर 6 है, +1 है। a के पावर 12 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि सर जी लिख दीजिए a के पावर 3। क्यों, क्योंकि a के पावर 3 का मान हमें पता है, a के पावर 3 उसका पावर 4 प्लस इसके बदला में a के पावर 3 पावर 2 +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि अब यहाँ तक यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप खुद सोच के देखिए, a के पावर 3 और यहाँ -1 है, -1 यहाँ जैसे पुट करेंगे तो -1 के पावर 4 क्या आएगा, +1। इसी प्रकार से यह भी +1 देगा और +1 पहले से आपके पास है। कुल मिला के कितना होगा, 3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 53। क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी, और यह 2:3:4 में दिया गया है, और ए बी के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, तो आपको एंगल एसीडी बताना है। देखिए घबराना नहीं है, यह ज्योमेट्री का प्रश्न है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बना लिए। बनाने के लिए आपको हम बोलेंगे आप बना लीजिएगा तुरंत। उसके बाद ए बी के समानांतर एक रेखा खींचा जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मे भी तो कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन सुविधा कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम नंगी आंखों से बहुत बढ़िया तरीका से देख के हम एकदम समझ सकते हैं। तो हम ए बी को नीचे मानते थे, यहाँ पे यदि ए मानिए, यहाँ पे बी मानिए, ऊपर में सी मानना पड़ेगा कन्फर्म। और ए बी के समानांतर एक रेखा खींचना है, तो ए बी के समानांतर एक रेखा खींचिएगा तो एक रेखा आप खींच दीजिए यहाँ से, ये खींच दिए, यानी कि ए जो है समानांतर इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका समानांतर है तो आप थोड़ा देर के लिए सोच कर देखिए, यदि आप इसको आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इसको, ऐसे आप ऐसे इसको आगे बढ़ा दीजिए, फिर इसको आप ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ये अभी समानांतर ही है। जब आप आगे बढ़ा देंगे तो आपको पता होना चाहिए एक थ्योरम, कि जब दो रेखा समानांतर है और इसमें जब ये क्रॉस करता है, जैसे क्रॉस ये करेगा, क्रॉस की नहीं करेगा, देखिए ये इधर क्रॉस कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, बिल्कुल क्रॉस आगे बढ़ाएंगे तो ये जो मान होता है, ये मान और ये मान, एकांतर कोण क्या होता है, बोलेगा कि सर ये बराबर होता है। अच्छा, तो आपको जो कोण निकालना है वो कौन सा कोण निकालना है, एंगल ए सी डी, यानी कि यहाँ पे डी रख लेते हैं, एंगल ए सी डी यही निकालना है। इसको निकालने के लिए यदि आप इसको पता कर लेते तो आराम से हो जाएगा, बोलेगा कि हाँ हो जाएगा। तो आपको दिया कि हम बजाते कि एंगल ए का मान 2 है अनुपात में, तो अगर अनुपात में है तो अनुपात से परफेक्ट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो बोलिए कि सर एक्स लगा दीजिए, परफेक्ट बन जाए। ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। परफेक्ट बना दिए, परफेक्ट में जोड़िए कितना हुआ, 4 3 7 2 9x, लेकिन रियल में इसका जो कोण का माप होता है टोटल वो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे 9x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलिए कि अच्छा इसका मतलब हुआ सर जी कि 9x जो है ना 180 के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से हम x के मान फाइंड आउट कर लेंगे कितना, कहिए कि सर जी 20। अगर x का मान हम फाइंड आउट कर लिए तो एंगल ए का मान हमको सिर्फ चाहिए, एंगल ए का मान कितना होगा, 2 × 20 यानी कि 40। अगर यह 40 है तो कन्फर्म कि यह भी 40 ही होगा। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए। बस इतना ही करना था आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसे अकेले 15 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे इस काम को 5 दिनों में कर सकता है। यदि उन्हें संपूर्ण काम के लिए 960 रुपया मिलता है, भुगतान किया जाता है, तो ए को कितना राशि देना पड़ेगा। सबसे पहले तो राशि हम उसके अनुसार से बांटते हैं कि कौन आदमी कितना काम किया है, क्षमता के अनुसार से, काम के अनुसार से राशि बताएगा। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि किसका क्षमता क्या है और कौन कितना काम कर रहा है। तो अब अगर लिखा जाए तो यहाँ पे एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि ए के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, यह कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। बी इसे अकेले 15 दिन में कर देगा, बी इसको अकेले 15 दिन में। सी की मदद से का मतलब हुआ कि सी अगर भिड़ जाए दोनों के साथ, ए और बी के साथ, काम निपटा देगा 5 दिन में। यानी कि आपको पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी जो है यह काम को कितना दिन में करेगा, 5 दिन। अब आपको टोटल काम ही पता नहीं है तो ये दिन मानने से क्या फायदा,
तो आप करेंगे कि टोटल काम निकाल लेते हैं, पूरा कंसेप्ट आप सीख चुके हैं लगातार सेट प्रैक्टिस करते करते। तो 12, 15, 5 का एलसीएम कितना होता है, बोलिए सर 60 ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम यह मान के चलते हैं कि 60 काम टोटल है। अब टोटल काम 60 है, अगर एक करेगा तो 12 दिन लेगा, इसका मतलब इसका जो क्षमता है प्रतिदिन 5 काम करने का है, ये क्षमता है। यह सब हम क्या लिख रहे हैं, यह सब क्षमता लिख रहे हैं, क्षमता। 15 दिन में अगर बी करेगा, इसका मतलब इसका क्षमता 4 है। और तीनों मिल के यदि 5 दिन में करेगा, इसका मतलब टोटल क्षमता इसका 12 होगी। यही तो हुआ। अब आप खुद सोच के बताइए कि ए के क्षमता अकेला पता है, बी के क्षमता अकेला पता है, या तीनों के मिलाकर 12 है। तो ए के क्षमता अगर 5 रखते हैं, बी के 4 रखते हैं, तो क्या हम सी के क्षमता नहीं निकालेंगे। सी के क्षमता, ये क्षमता कितना 12 है, तो सी का क्षमता कितना आ जाएगा, बोलिएगा 3। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्षमता का रेशियो, यहाँ पे ए बी सी, इसके यदि हम क्षमता के रेशियो का बात करें, इसके क्षमता के रेशियो का बात करें तो कितना आ जाएगा, ए का 5 है, इसका 4 है, तो इसका 3 है। ये परफेक्ट बनाने के लिए x लगा देंगे, अनुपात लगा दीजिए, क्षमता के रेशियो आ गया 5, 4, 3। ये काम आप फटाफट कर लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जितना जिसको पास क्षमता रहेगा, पैसा भी उसको उतना ही मिलेगा मजदूरी में। तो जितना क्षमता उतना ही मजदूरी में मिलता है, या हिस्सा बोलिए, या हिस्सा भी बोल सकते हैं आप। हिस्सा भी मिलेगा, इसको 5x मिलेगा, तो इसको 4x रुपया मिलेगा, तो इसको 3x मिलेगा। कुल मिलाकर सबको कितना हिस्सा मिलेगा, 5, 4, 9, 3, 12x। रियली में कितना मिलता है रुपया, 960। यानी कि आप एकदम कंफर्म होकर कह सकते हैं कि 12x का जो मान हुआ वह 960 के बराबर हुआ, और x का मान यहां से आप निकालेंगे 80 रुपया। अब x का मान यदि जैसा 80 आ गया, तो पूछा किसके बारे में, a को कितनी राशि प्राप्त होगा, a को कितना मिल रहा है 5x। देखिए 5x, x का मान वहां पे रख देंगे, तो 5 को 80 से गुना करेंगे, कितना आएगा 400। और 400 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, बोलिएगा सर जी सबसे लास्ट वाला में, यानी कि यही सही जवाब है। क्या दिक्कत है इसमें बताइए। कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा साथ हूँ, व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पूछ सकते हैं ज्वाइन होकर। और आप अभी तक टोटल वीडियो नहीं देखे तो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से A to Z वीडियो देखिए। आप यदि पूरा 26-22 प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें 2 प्रीवियस ईयर है और 20 किताब का है, अगर आप इतना कर लेते ना मैथ्स को, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो 30 मिनट ऐप है ना, वहाँ पे आप आके ज्वाइन कीजिए, बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा, बस आप जिद करे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन, लिखा गया है कि किसी राशि पर प्राप्त ब्याज रुपया 22 है, और उसी राशि पर उतने ही समय और दर के लिए दी गई वास्तविक छूट रुपया 20 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यह मिति काटा का प्रश्न है, और इसको पढ़ने के लिए आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा बेसिक इसमें आपको जानना जरूरी है। लेकिन मैं माफ कीजिएगा कि मैं यहाँ पे आपको बेसिक नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि टाइम अधिक लग जाएगा, तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि जो राशि ज्ञात करने के लिए कहा जाता है ना, राशि, अमाउंट, इसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलेंगे। ये जो ज्ञात करने के लिए जाता है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, राशि का फार्मूला डायरेक्ट आपको मैं लिखा दे रहा हूँ। लेकिन जब आप क्लास में प्रवेश करेंगे 30 मिनट पे, तो सारा का सारा बेस कॉन्सेप्ट और ट्रिक सब बताऊंगा आपको। तो राशि बराबर क्या होता है, प्राप्त ब्याज गुने छूट। क्या होता है, ब्याज गुने छूट, ब्याज गुने छूट। जो चीज ऊपर में लिखे हैं गुना में, उसी को लिखना है नीचे माइनस में। जो चीज ऊपर गुना में, उसी को लिखना है माइनस में। ये कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, तो ये सभी लिखने का आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसके लिए माफी चाहेंगे। ब्याज गुने छूट यानी कि आप क्या लिखेंगे, 22 गुने 20 बटे ब्याज माइनस छूट कितना आ जाएगा, बोलेगा कि सर 20 में से 22 घटा दीजिए, यानी कि 2 से काट देंगे 10 मरतबे, और गुना करके आप ले आएंगे 220। ठीक है, जब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा तो ये याद करने का जरूरत नहीं होगा, आप इसको डायरेक्ट प्रूफ करके ही पता कर लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन 56। लिखा गया है कि यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो आपको बताना है 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³। अब ये अलजेब्रा का प्रश्न है, देखने में आपको भयंकर लग रहा है, लेकिन ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये बन जाएगा। क्योंकि आपने अलजेब्रा का अभी तक कंसेप्ट नहीं सीखा हुआ, तो आपको किसी तरह भारी लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। देखिए लिखा गया है, जो पहले दिया जाता है ना, हम उस पर गौर करते हैं। जो दिया गया है वह दिया गया है xy
इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। और यहाँ से आप सोच सकते हैं कि यदि हम ये एक्स वाई जो इंटू में उसको हम उधर ले जा सकते हैं डिवाइड में, बोले कि हाँ ले जाइए कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वाई बराबर 1/xy आ जाएगा। बोलिए हाँ इतना तक समझ गए। उसके बाद आप देखिए तो वहां पे आपको फाइंड आउट करना है 1/x³ यहाँ तो 1/xy है, तो क्या इसको हम क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। अगर हम RHS में क्यूब किए हैं तो LHS में भी क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों काम सेम करते हैं दोनों जगह LHS RHS में। अब इसका यदि आप क्यूब करेंगे तो क्या पाएंगे, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/x³ और y³। अब इतना काम हम कर लेते, इससे आगे हम सोचेंगे क्या इससे हम वो चीज प्राप्त कर सकते हैं, बोलिए कि हाँ जरूर कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, देखिए इस बात को हम इधर ही रखते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं। ये प्लस में है दोनों तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि आपको कुल मिला के यहाँ बचेगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या बचेगा 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y। ये सब काम आपको मन में ही करना था। अब देखिए वहां तक चला गया, अब यहाँ इतना बच गया। अब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो बोले कि हाँ सर ये की इन्फॉर्मेशन है, इतना जो है ना इतना, इसके बारे में मान हमको ऊपर में ही दे दिया गया था, इसका जो मान है वह 1 है, यानी कि 3 गुने 1 बराबर 3, उतना के मान निकलना है और उतना हम यहाँ ले आए और इसके बराबर में आ गया 3, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन है 3। तो यही सब बात आपको आगे पीछे करना होता है, बस अलजेब्रा में सारा कंसेप्ट मैं आपको टीच मी टाइप पे सिखाऊंगा, घबराना नहीं। वहां से आप बोल बोल के पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बोलने का ऑप्शन है आपको, और यूट्यूब पे क्या है कि आपको सिर्फ चैटिंग करने का ऑप्शन है। लेकिन घबराना नहीं, क्लास यूट्यूब पे भी चलेगा, रेगुलर चलेगा जब तक एग्जाम नहीं होता है। और सारा जितने मार्केट में बुक है ना, सारा का प्रैक्टिस है, 2 प्रैक्टिस डेली चलेगा वहाँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए लिखा गया है कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान क्या है। तो आपको ये फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो त्रिकोणमिति का लगभग फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो आपको अधिकतम मान जब निकालना होता है, मैक्सिमम मान, तो आपको क्या करना होता है कि जब आपको दिया रहता है ये sin थीटा प्लस b cos थीटा, जब ये आपको गिवन रहता है तो मैक्सिमम मान जो होता है, मैक्सिमम वह मान होता है √a² प्लस b। ये आपको याद रखना पड़ता है, यानी कि इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, अधिकतम वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि √13। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन बनाते बनाते आपको सब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ा जाना चाहिए वह है। पिछला सेट में मैंने आपको इसका ट्रिक बताया है ना, सारे सेट में तो बेसिक से बता ही रहा हूं, लेकिन मैं इसका रिसर्च कर लिया हूं इसका ट्रिक क्या है। बस थोड़ा आगे नहीं जाके पीछे से ही कर लेंगे, मतलब 1-2 स्टेप बढ़ना है, बाकी बात खत्म, वहीं से सेंसर निकल जाएगा। इसका क्या करना होता है कि जो 1728 लिखा गया है, इसका तो वही बेसिक प्रोसेस पहले एक बार कर लेना है। कितना मरतबे लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 4 चक 16, घट के कितना आएगा 1, ऊपर से कितना उतारेंगे 2 8, यहाँ कितना आएगा 16, 4 4 8, यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ 1 मरतबे लगाएंगे मिनिमम, क्योंकि 1 से ही लगेगा, 1 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हटा देंगे, इसको 8 में से गया 7, 12 में 7 गया 4, और यहाँ 1, अच्छा यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 82। अब हम आपको क्या ट्रिक बताए थे, आपको हम ट्रिक यही ना बताए थे, ये जो आ गया है या ये आ गया है, इसको आपस में माइनस कर देना है। तो माइनस कीजिए, 12 में से 7 माइनस कीजिएगा तो 5, और ये बच गया 5, 5 में से 4 गया, ये बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, 35। लेकिन आपको आंसर 35 नहीं देना है, ट्रिक हम बताए थे कि इसमें 1 जोड़ देना है, जो आंसर आएगा वही होगा, यानी कि 36। बस इतना ही करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया कि यदि वस्तुएं 450 में खरीदी जाती है और 1/3 10% की हानि पर बेची जाती है, तो शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेनदेन में 20% का आपको लाभ होना चाहिए। अब कुछ देर पहले यह एक भाई लोग पूछे थे हमसे प्रश्न, तो हम इसको तैयारी कर रहे थे, मतलब कि हम इसको PDF बना ही रहे थे, उस टाइम ये पूछ दिए, हम बोले कि आप ही आपको हम समझा देते हैं।
डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग किए, इनको समझा दिए। हो सकता है कमेंट भी करेंगे कि हाँ सर हम ही थे। तो आपको भी अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट हमें संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो। मेरे पास यदि समय रहेगा ना तो कंजूसी नहीं करेंगे आपको समय देने में, डायरेक्ट मैं आपको वीडियो कॉलिंग करूंगा, आपको बता दूंगा समय। लेकिन आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। जिद पर रहिए, लगातार कंटिन्यू क्लास करते रहिए। मैं बार बार बीच बीच में व्हाट्सएप भी चेक करते रहता हूँ कि हाँ किसी का मैसेज भी आया है क्या, अगर आया तो रिप्लाई भी कर देता हूँ। एक मैसेज है, उनका भी क्वेश्चन सोल्यूशन का मैसेज है, तो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बाद में इनको बना के बताऊंगा, ठीक है। अननोन नंबर है, पता नहीं, नाम तो अभी नहीं लिखे हम इनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न क्या लिखा गया है कि यदि वस्तुएं रुपये 450 में खरीदी जाती है और 1/3 10% कहानी पर बेच जाती है, अभी मैंने पढ़ा, तो शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। अब देखिए कितना में आप खरीद रहे हैं वस्तु को, 450, यानी कि आप जो कॉस्ट प्राइस लगा रहे हैं 450 लगा रहे हैं खरीदने में, और आपको ओवरऑल टोटल आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए। टोटल आपको कितना चाहिए, 20% का। तो आपको एसपी कितना हो जाएगा, बेचना कितना है पड़ेगा। अगर सीपी इतना है और आपको अगर प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो आपको बेचना कितना ही पड़ेगा। तो आपको जो सेलिंग प्राइस बेचना पड़ेगा वह 450 का 120%, यानी कि 120/100 ऐसे कर लेंगे आप। इतना तो आप जानते ही होंगे, उम्मीद है कितना आप जानते होंगे, नहीं तो आप बेसिक क्लास में ज्वाइन कीजिए, सारी बात आप सीखेंगे। ये डबल जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई आपस में जब आप करेंगे ना, तो 12×5 = 60, यानी कि 6 वहां से 8×4 = 48, 54, यानी कि आपको टोटल 540 रुपया बिक्री करके आना चाहिए आपके पास। अब इसमें लिखा गया है कि 1/3 10% की हानि पर बेचा गया। हमको यही बात तो पता नहीं है कि हम कितना सामान खरीदे 450 रुपया में, तो हम यह मान के चलते हैं कि रुपया 450 में हम 450 आइटम खरीदे होंगे। कितना आइटम खरीदे होंगे, 450 आइटम, गलत नहीं समझे, ठीक ना, आइटम यानी कि कोई सामान। इसका मतलब हुआ कि एक आइटम का दाम 1 रुपया, एक आइटम का दाम 1 रुपया। इस 450 आइटम में से हम 10% जो है 1/3, यानी कि इसका 1/3 भाग हम 10% की हानि पर बेचे। 450 आइटम का 1/3 कितना आइटम हो जाएगा, बोलिए कि सर 150 आइटम। अब 150 आइटम को हम 10% की हानि पर बेच रहे हैं, तो 150 आइटम हम खरीदे कितने में होंगे, 450 में 450 आइटम, तो 150 आइटम का दाम भी सीपी 150 रुपया होगा। यहाँ पे इसको लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस होता है, 10% का। ये सब हम सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना लिख रहे हैं, इतना आपको करना नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेंगे इसको, लेकिन आपको समझना जरूरी है। 150 10% का लॉस, कितना का लॉस, 10%। 150 का 10% कितना होगा, बोलेगा 15 के लॉस, यानी कि इसको यहाँ जो बेचना पड़ेगा, इसको 135 में बेचना पड़ेगा। अब जरा आप खुद सोच के देखिए, इसके पास 450 आइटम था, 150 तो अभी तक ये बेच चुका और कमाया कितना, मात्र 135। अब इसके पास कितना आइटम बचा हुआ है, बोलिए कि इसके पास अब 300 आइटम बचल है। अब 300 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 300 रुपया ही होगा इसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन इसको बेचना कितना ही पड़ेगा। अब जो बच गया है उसी पे हम ज्यादा फायदा कमाएंगे, तभी तो 20% हो पाएगा। अब हमको टोटल चाहिए 540 रुपया विक्रय मूल्य, हम 135 अभी तक कमा चुके हैं, हमें और कितना कमाना चाहिए, यहाँ पे घटा लेंगे, इतना काम तो आप कर लेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे, तो 540 हमें चाहिए और 135 अभी तक हम कमा चुके हैं, यानी कि माइनस करेंगे ना, तो 10 में से 5 गया 5, ये 0 और ये बच गया 3, यानी कि 305 रुपया हमको भी और चाहिए, यानी कि 300 रुपया के सामान को हमको बेचना होगा 305 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए समझने में। अगर कोई दिक्कत नहीं है समझने में तो आगे बढ़ते हैं। अब खुद आप सोचिए कि 300 के सामान आप 355 रुपए में बेच दिए तो प्रॉफिट कितना का हुआ, बोलिए 105 का। लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे, और 105 का प्रॉफिट कितना पे हुआ, बोलेंगे 300 पे हुआ, तो डिवाइड 300 से करेंगे, आप गुने 100%, यही तो करते हैं। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 35 टाइम्स, यानी कि 35% के प्रॉफिट पे बचा हुआ सामान को बेचना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत, थोड़ा समझा दिए इसलिए मैं इतना लिख दिया, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे बातें मन में ही लिख सकते। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है कि यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 जो है 20 वर्ष की आयु के थे, 4 जो है 21 वर्ष की आयु के, और 3 जो है फिर 22 वर्ष की आयु के थे,
तो समूह का औसत आयु ज्ञात करना है। क्या है औसत आयु ज्ञात करना है? इसका मतलब कि सारा का हमको योगफल निकालना पड़ेगा आयु का, और जितना स्टूडेंट होगा उससे भाग करना पड़ेगा। 10 छात्र है, 3 छात्र का 20 वर्ष एज है, तो तीनों छात्र का अगर 20-20 वर्ष एज होगा एवरेज में, तो कुल मिलाकर 60 वर्ष हो गया। जोड़ देंगे। 4 छात्र का 21 वर्ष है एवरेज में, योगफल निकालने के लिए 4 गुने 21 यानी कि 84 हो जाएगा, 84 ऐड कर दिए। प्लस 3 छात्र का 22 वर्ष है यानी कि 66, तो 66 जोड़ दिए। टोटल 10 छात्र है यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे। इस सबको आप जोड़िए, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। हासिल 1 का 6 7 8 15 6 21, 210 डिवाइड 10 कितना आ जाएगा? बोलेगा कि 21, यानी कि एवरेज आयु जो आ गया वो 21 साल हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। कोई भारी बात नहीं था। आप क्यों निकाल लेंगे, बस आप धैर्य बनाए रखिए, मेरे साथ बने रहिए। कंटिन्यू हिंदी इंग्लिश सबका क्लास होगा, धुआंधार होगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए उसके लिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स पहले समझ के बनाना जरूरी है। जब मैथ्स क्लियर हो जाएगा ना, 35 हिंदी या 15 इंग्लिश तो रगड़ देंगे, हम रगड़ देंगे एकदम, आपको रटा देंगे उसको, क्योंकि उसमें अधिकतम बात रटने वाला है। समझने के साथ साथ उसमें ज़्यादा रटने वाला बात है, तो उसमें रटाना ज़्यादा है। आप इसलिए थोड़ा हम उसको टाइम ले रहे हैं, आप घबराइए नहीं, सब तैयारी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कोई भी दिक्कत है, व्हाट्सअप टेलीग्राम है आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद यदि आपको अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी विशेष बात है तो कमेंट में बता दीजिएगा, कोई सजेशन हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन। इससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन बनता है। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। उस कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ आपको ज्ञात कर। घनाकार है यानी कि लंबाई चौड़ाई सब सेम होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है। और उसके फर्श, फर्श क्या हो जाएगा? घन के आकार का है, घनाकार है तो उसका फर्श वर्गाकार होगा। सोचने वाली बात है। यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप जरा सोच के देखिए। घनाकार का मतलब होता है कि जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, और ऐसा आपके पास यदि कमरा होगा जेकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक के रंग होगा, 10 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है, 10 फीट ऊंचा है, तो उसका जो फर्श होगा वो वर्गाकार होगा, क्योंकि सब 10 फीट का होगा। तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे। भुजा का होल स्क्वायर आपको दिया गया है कितना? 48। यहाँ से आप भुजा के मान कितना निकाल पाएंगे? तो बोलिए कि सर जी भुजा के मान हम निकाल पाएंगे, √48 करेंगे तो यह आपको कितना देगा? 16 तिहाई 48, यानी कि आपको देगा 16 में, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 48, इसको आप √16 गुने 3 लिखते हैं, तो आपको समझने के लिए हमको कष्ट करना पड़ेगा। तो आप 16 को बाहर निकाल देंगे तो आप 4√3 लिख सकते हैं। बोलिएगा कि हाँ ये तो हम समझ गए। इसका एक भुजा जो आ गया यह 4√3 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना होता है? इस कमरा में सबसे लंबा छड़ रखा जाना है, यानी कि इस कोना से लेकर इस कोना तक रखेंगे तभी तो सभी सबसे लंबा होगा। तो इस कोना से उस कोना तक निकालने के लिए जो हम निकालते हैं इसको हम बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा कि विकर्ण बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। भुजा का मान कितना है? 4√3। कितना आ जाएगा? √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न में लिखा गया है कि श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यह रैंकिंग का क्वेश्चन है, और रैंकिंग का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। लिखा गया है कि 3 है, उसके बाद 18 हो गया, 27 हो गया, 112 हो गया, और यहाँ पे व्हाट का चिन्ह दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा? और बाद में 3396 होना है। तो जब इसको आप लिखेंगे रैंकिंग को, रैंक को, तो 3 है, उसके बाद 18 हो जाता है, उसके बाद 27 हो जाता है, उसके बाद 112 हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं तो x, और उसके बाद हो जाता है 3396। अब देखिए रैंकिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आप जोड़ जोड़ के देखते हैं कि सेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं होता है तो गुना कर करके देखते हैं, नहीं होता है तो पुनः जोड़ करते हैं, नहीं तो गुना और माइनस करते हैं। इसमें यदि आप जोड़ कर देखेंगे तो यह बहुत लंबा चला जाएगा और अलग अलग जोड़ के आएगा, यानी कि आप जोड़ में गलत ठहर जाएंगे यहाँ पे, और जोड़ करके आप नहीं निकाल सकते आंसर को, यानी कि यहाँ पे जोड़ वाला कंसेप्ट आपका काम नहीं करेगा। तो ज्यादा ज्यादा यदि बढ़ रहा है, डिफरेंस ज्यादा का हो रहा है, तो यहाँ पे जो काम करता है वह इंटू प्लस में जोड़ का काम करता है। कहने का मेरा मतलब है, हाँ एक बात और, ये 3 के बाद 18 दिया गया है ना,
तो 3 के बाद यदि 18 दिया गया है तो ये जो 18 है ना, ये बाय मिस्टेक से मिस प्रिंट हो गया। यहाँ जो क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ 8 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 8, तभी जाके ये सही होगा, नहीं तो ये किसी पैटर्न पे नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देते हैं और वो पैटर्न पे बैठ जाता, नहीं, सोच समझ के लिखना पड़ता है ताकि वो पैटर्न पे बैठे। पहले पैटर्न पता करना होता है कि हम किस पैटर्न पे दे रहे हैं, उसी पैटर्न को आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पे 8 रहेगा तो यह पैटर्न पे बैठेगा। कैसे बैठेगा? 3 से 8 आने के लिए हम 3 को गुना यदि 2 से करके हम 2 जोड़ देंगे, 3 दूना 6, 2 8, 18 नहीं ना आता। आप 3 तिया 9 करते, 3 को 3 से गुना करते या फिर 2 से गुना करते ना, गलती हो जाता। उसके बाद इसमें तो आप डायरेक्ट 3 को 6 से गुना करते, आप 6 के बाद कैसे गुना कर सकता है, पता नहीं चलता, इसीलिए यहाँ पे 8 होना चाहिए था। ये गलत मिस प्रिंट है। 8 से यह 27 आ गया। देखिए क्या करेंगे, 2 से गुना करके 2 जो रहते हैं, हम 3 से गुना करके 3 जोड़ कर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। एकदम आ जाएगा। 8 3 24, 3 27 आ गया, पैटर्न पे जा रहा है। अब 4 से गुना करके 4 जोड़ना है, तो 4 से गुना कीजिएगा, 4 जोड़िएगा, 27 चौका 108 में 4 जोड़ेंगे 112, बोलिएगा कि हाँ पैटर्न पे आ रहा है। अब क्या करना है, अब यहाँ प्राप्त करने के लिए गुना 5 से करके हम 5 जोड़ते, 112 को 5 से गुना करेंगे तो 560, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 565 मिलेगा आपको। 565, यानी कि यहाँ पे 565 होना चाहिए था। यदि अगला को प्रूफ करना चाहेंगे तो इसमें 6 से गुना करके आप 6 जोड़ दीजिए, तो निश्चित है कि 3396 आपको मिल जाएगा। ऐसा करेंगे तब, यानी कि पैटर्न ये सही है जब यहाँ पे 8 होगा तब। यानी कि इसका आंसर कौन सा सही होना चाहिए, बोलेगा ऑप्शन ये। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो तो त्रिभुज है। परिकेंद्र का मतलब क्या होता है? अगर कोई त्रिभुज बनाया गया है, अगर यह इसके सब में टच करके एक वृत्त है, वृत्त बना दिए, तो ये जो वृत्त का केंद्र है ये तो त्रिभुज के केंद्र में है। लेकिन यहाँ पे केंद्र कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे जो केंद्र होना चाहिए परिकेंद्र, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। यहाँ जो परिकेंद्र है भुजा पे स्थित होना चाहिए, यानी कि केंद्र इसका भुजा पे कहीं होना चाहिए। तो ऐसा तभी संभव होता है जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और वो भी समकोण त्रिभुज में, वह भी समकोण त्रिभुज में फैसिलिटी क्या होना चाहिए, इसका 2 भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि लंब और आधार बराबर होना चाहिए, तब जाके इसका जो कर्ण होगा। अच्छा, अब देखिए इस प्रश्न को लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो तो त्रिभुज है। मतलब कौन सा त्रिभुज है? तो सबसे पहले तो आपको परिकेंद्र के बारे में पता होना चाहिए कि परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र वह होता है जब हम कोई वृत्त बना देते हैं और इसके अंदर कोई त्रिभुज बनाते हैं, और ये जो इसका सेंटर है वृत्त का, यह कहलाएगा परिकेंद्र। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि जो परिकेंद्र है ना, वह भुजा पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं भुजा पे ही होना चाहिए। तो भुजा पे परिकेंद्र तभी संभव होता है जब वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, और उसमें भी स्पेशल शर्त ये रहता है ए और ये बराबर होना चाहिए, लंब और आधार बराबर होना चाहिए। ये जो वृत्त बनेगा, जब इसको यहाँ पे केंद्र मान लीजिएगा, इसको ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। जब इसको वृत्त बनाएगा ना, ये आपको ऐसे घूम के आएगा ऐसे, और यहाँ पे इसका यह क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। ये तो परफेक्ट हमसे नहीं बना, लेकिन ऐसे ही होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज रहेगा जिसमें लंब आधार समान होगा, तभी जाके उसका जो परिकेंद्र है वह इसके भुजा पे पड़ना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पड़ेगा। तो वह कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए कितना आसान सवाल सब पूछा जा रहा है। एक दो टफ है जो आप नहीं जानते होंगे। यदि a बराबर 4011 और b बराबर 3989, तो ए बी का मान ज्ञात करना। यहाँ आप गुना करने के लिए बोला गया है कि क्या आप गुना करके आंसर नहीं निकाल दीजिएगा? बोलेगा कि निकाल देंगे, लेकिन हाँ आप कंपटेटिव लेवल के आदमी हैं, यदि आप गुना करके ही इसका आंसर अभी निकालेंगे इतना बड़ा का, तो इसका मतलब है कि आप सही से नहीं सीखे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम ट्रिक भी अपनाते हैं कि इसके अंतिम में 9 आएगा, 9 एक गुना करके 9, तो अब में 9 है, तो अब 15 से स्टार्ट है, पता नहीं चलेगा। तो परफेक्ट गुना करना पड़ेगा। इतना बड़ा को परफेक्ट गुना कैसे करेंगे? देखिए 4011 है, 4011 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? इसको प्लस में करके 0 के नजदीक
तो बोलेगा कि सर 4000 प्लस 11 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। 3989 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 4000 के फॉर्म में लिखें तो 4000 के फॉर्म में ही लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4000 माइनस 11। अब आपको यह क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि हम इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करना तो आसान है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, स्क्वायर करेंगे तो जीरो की संख्या यह डबल हो जाएगा, 3 है तब हो जाएगा 6, ए स्क्वायर 2 4 6 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर यानी कि 121 माइनस करना है, तो 121 नीचे लिख कर माइनस कर लेते हैं, एक ही बार माइनस कीजिए, यहां से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा एकदम सेकेंड के अंदर। कैसे होगा, 10 में से गया तो 9, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 10 में से गया 9, 9 में से गया 7, 9 में से गया 8, 9 9 9 और ये बच गया 5 और ये, यानी कि 15 99 98 79 कहीं पे लिखा गया है क्या, हाँ लिखा गया, ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 2050, तो उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर प्राप्त साधारण ब्याज 3000 है, तो वह राशि आपको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या लगा है, एक निश्चित राशि, राशि के बारे में आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है, 2 वर्ष का। और सीआई के बारे में बात करें तो सीआई 2050 है, कितना साल के लिए, 2 ईयर के लिए। और उसी राशि पर सेम समय के लिए उसी ब्याज दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 है, तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान होता है, तो 3 वर्ष का यदि 3000 है, सोचने वाली बात है, 1 वर्ष का 1000 रहेगा, तो 1 वर्ष का यदि 1000 रहेगा तो एसआई कितना होगा, 2 वर्ष का हम निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का सीआई है तो 2 वर्ष का ही एसआई निकालेंगे, बताएंगे क्यों निकालेंगे इसे। तो 2 वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 2000, यह भी 2 वर्ष के लिए। अब देखिए आप सोचिए कि सीआई निकाले तो 2050 हुआ और एसआई निकाले तो 2000 हुआ, और यह 2 वर्ष के लिए हुआ, यह 50 रुपया बढ़ गया किसके लिए, ब्याज पर ब्याज लगा, तो यह कितना ब्याज पे ब्याज लगा होगा, तो पहला वर्ष तो दोनों के लिए समान रहा होगा राशि, यानी कि अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, यदि हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो 1000 रुपया तो मिलना इसको तय था सिंपल इंटरेस्ट में। फिर ये दूसरा साल गया होगा, दूसरा साल में जैसे ही प्रवेश किया होगा इसको 1000 फटाक्सी पर मिला होगा, तो 2000 इसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन इसको कंपाउंड इंटरेस्ट 2050 मिलता है, यानी कि जो पहला साल वाला ब्याज है इसका भी ब्याज इसको मिलता है कै रुपया, 50 रुपया, इसका भी ब्याज मिल गया 50 रुपया। अब देखिए 1000 का ब्याज यदि 50 रुपया मिला तो कितना रेट हुआ, यहाँ से आप रेट पता कर लेंगे, कैसे पता करेंगे, तो 50 रुपया का ब्याज मिला किस पर मिला, तो 1000 रुपये मिला, और गुने 100 कर देंगे, यहाँ से कैंसिल होके ऐसे होके आर बराबर 5% हो जाएगा। अब आर का मान आपको पता चल गया 5%। अब आर का मान यदि आपको पता चल गया तो आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं ना, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि मूलधन निकालने के लिए आपको हम बहुत बार बताते आ रहे हैं कि प्रिंसिपल जब निकालना होता है तो एस आई गुने 100 लिखते हैं, अब बटा में यहाँ पी है तो यहाँ टी गुने आर लिखते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, पी का मान निकालने के लिए एस आई कितना मिला इसको, 2 साल कहीं बात करते हैं तो 2 साल में इसको सिंपल इंटरेस्ट 2000 मिला, तो 2000 गुने 100 डिवाइड टी का मान 2, क्योंकि 2 साल कहीं निकाल रहे हैं, और आर का मान कितना है 5%। इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। काटने आता है आपको, 2 पचे 10, 10 से यह कट जाएगा 10 मतलब, गुना कर लेंगे, शांति दिमाग से आ जाएगा 2000, यानी कि वह जो प्रिंसिपल था वह 2000 था, और 2000 अच्छा 2000 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आपको ऐसा कितना मिलता है 2000, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20000। 20000 किस ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन ए में लिखा। कोई दिक्कत बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो यह आपको त्रिकोणमिति से दिया गया, इसको निकालने के लिए तो आपको देख कर मन हड़बड़ा गया होगा कि सर जी हम cos 60 का sec 30 का sin 30 cos 30 tan 45 इस सब का तो मान याद नहीं है, लेकिन आपको मान याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप उंगली पे निकाल सकते हैं।
यदि आपका डिमांड होगा कि मैं आपको उंगली पर निकालने वाला मेथड सिखा दे तो बताइएगा, एक वीडियो में स्पेशल बना दूंगा। उसके बाद आप सबका मान 2 से 3 सेकंड सोचिएगा, मन में ही बता दीजिएगा। मुझे भी अभी इसका मान याद नहीं है, मैं भी अभी सोच के ही लिखूंगा। ऐसा नहीं कि दुनिया का हर चीज आपको याद करना पड़ेगा, नहीं। कुछ चीज आपको याद नहीं करनी है, बिल्कुल परमानेंट याद नहीं करना है, तब आपको ट्रिक से खत्म हो जाएगा। कुछ चीज नहीं, मैक्सिमम चीज ट्रिक से खत्म, बिना याद करे, लॉजिक से। बस कुछ ही चीज है जिसको आपको याद रखना, उसमें से ये नहीं आएगा। चलिए, लिखा गया कि cos स्क्वायर 60 डिग्री, सबका मान ही डालते हैं डायरेक्ट। cos 60 का मान, cos स्क्वायर छोड़ते हैं, जो मान निकालेंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे। cos 60 का मान निकालना है तो हम sin 30 का मान निकालेंगे। 15 दूना 30 होता है, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1/2, 1/4 स्क्वायर करेंगे इसका, 1/4 यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसका मान पूरी मिला के 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सेक थीटा का मतलब हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कि सोचने वाली बात है, ये जो सेक थीटा लिखा है इसको हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री के बदले हम निकाल सकते हैं sin 60 के मान, और sin 60 के मान का मतलब होता है रूट अंडर 3/4। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो यह 3/4 देगा, ऊपर में इसको पलट देंगे तो यह देगा आपको 4/3, यानी कि यहाँ हो गया 4/, कोई दिक्कत नहीं। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो जाता है 1, इसको डिवाइड कर देंगे, sin 30 का मान हो जाएगा आपको, अभी तुरंत लिखे ना sin 30 का मान, sin 30 का ही तो मान है ये 1/4, और cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 3/4। सबको यदि आप ऐड करेंगे ना, तो इसको ऐड करेंगे तो यह कुल मिला के 1 देगा, तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 1 देगा, 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यदि आप देखेंगे तो यहाँ से आप क्या पाएंगे कि 1/4 लिखल है, प्लस में 4 चौक 16/3 है, माइनस 1 बटा में 1 कुछ नहीं, तो 4 3 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 चौक 12 यानी कि 48, माइनस यह हो जाएगा 12, 48 और 3, 48 3, तो बोले सर 48 और 3, अच्छा यहाँ पे 48 ना होगा, अच्छा 3 16 चौका 64 होगा, यहाँ पे 64 होगा, 64 3 67, 67 में से 12 गया 55, यानी कि 55/12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तुरंत कर पाएंगे जब आप टेबल सीख जाएंगे। तो सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा क्लासरूम में 30 मिनट पे एकदम समझा के, तो आप 30 मिनट ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। ये तो क्लास आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे चलता रहेगा, कोई ना कोई बुक का प्रैक्टिस हमेशा चलता रहेगा जब तक एग्जाम है तब। नेक्स्ट है, लिखा गया है कि जमीन पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया है और P से फ्लैग स्टाफ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो फ्लैग स्टाफ की लंबाई ज्ञात करना है, जहां √3 बराबर 1.732 देना है। तो एक जमीन है, तो पहले तो आप जमीन बनाएंगे, तो ये जमीन बना दिए, इसका एक बिंदु P है, ये P मान लिए, और बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो कहीं पे एक भवन होगा जमीन पे 10 मीटर ऊंचा भवन, इसको मान लेते हैं, ये हम ले लिए 10 मीटर ऊंचा भवन। इसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री का, यानी कि भवन का जो उन्नयन कोण है यह 30 डिग्री का है, जमीन से यहाँ P तक 30 डिग्री का। और इस भवन पे एक झंडा फहराया जाता है, यह मान के चलते हैं कि यह झंडा की लंबाई हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, और आपका भवन का ऊंचाई दिया गया है कितना 30 मीटर, यानी कि ये आपको दिया गया है 30 नहीं 10 मीटर, बाय मिस्टेक से 30, और इसका ऊंचाई हमें पता नहीं, तो इसका ऊंचाई हम x मीटर मान लेते हैं। और इस झंडा का ऊंचाई अंतिम से लेकर यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है ये तो मिलाएंगे, तो यह आपको है 45 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि झंडा का ऊंचाई कितना है। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आता है ना, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, जो दिया गया है और जो निकालना है उसको हम कंपेयर करना पहले से। तो ये दिया गया 10 है और निकालना x है, तो x का कंपेयर तो हमको इसी से करना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ P बिंदु है, तो यहाँ पे हम Q मान लेते हैं, यहाँ पे हम R मान लेते हैं, यहाँ पे S मान लेते हैं, यहाँ पे Q और S क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर Q और S लंब कहलाएगा, और ये P और Q आधार कहलाएगा। और P और Q के बारे में हमको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। तो P और Q के बारे में यदि पता नहीं है तो आप यहाँ से PQ का मान पहले निकालेंगे। तो PQ का मान निकालने के लिए आपको जो लंब लेना होगा वो छोटा वाला लेना होगा, क्यों, क्योंकि इसमें परफेक्ट मान है, ताकि आप इसका परफेक्ट मान निकाल के फिर इससे कंपेयर करेंगे, आसान से बना पाएंगे। तो PQ यानी कि अभी जो आप लेंगे लंब लेंगे RQ, यानी कि आप यदि RQ लेते हैं लंब
बटा में यदि आधार लेते हैं पी क्यू, लंब कितना हो जाएगा ये 10। पी क्यू का मान कुछ नहीं तो पी क्यू ही रखते हैं। अब देखिए इसके और इसको लिए हैं, इसके और इसके बीच में उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो बोले कि सर 30 डिग्री का बन रहा है। तो लंब बटे आधार यानी कि आपको tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो लंब बटे आधार यानी tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे। tan 30 का मान आप कितना होता है, तो tan 30 का मान निकालने के लिए अभी मैं जस्ट आपको बताया हूँ, जब tan 30 का निकालना है मान आपको, तो आप उंगली में निकाल सकते हैं। इसको आप sin 30 लिख सकते हैं और नीचे में cos 30 नहीं लिख के आप cos 60 लिख सकते हैं। सॉरी cos 60 नहीं, नीचे में आप sin 60 लिख सकते हैं। अब ऐसा ना सोचिएगा कि इसको हम काट दें, ऐसा नहीं। sin 30 के मान कितना होता है अभी अपने जस्ट पर है 2 15 दूना 30 यानी कि 1/4 यानी कि 1/2 डिवाइड इसका 15 चौका यानी कि √3/2 और यह 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1/√3। यहाँ हो जाएगा यह 1/√3। यहाँ से आप पी क्यू का मान निकाल पाएंगे कि पी क्यू का जो मान आ गया ना, पी क्यू का मान वह आ गया आपका 10√3 यानी कि यह आपका आ गया 10√3। अब जो हम कंपेयर करेंगे डायरेक्ट करेंगे क्यूएस में, आप डायरेक्ट वहाँ tan 30 डिग्री का मान लिखें। अब यहाँ भी यहाँ जब क्यूएस से कंपेयर करेंगे पी क्यू का, तो यहाँ पे आपको इस कोण को लेना पड़ेगा tan 45 डिग्री का मान, यानी कि आपको tan 45 डिग्री बराबर आपको क्या लिखना होगा क्यूएस का मान कितना है 10 प्लस डिवाइड आधार यानी कि 10√3 और इसका मान आपको पता है कितना होता है 1 होता है। जैसे आप 1 लिखिए तो ये बराबर हो जाएगा यानी कि 10√3 बराबर 10 प्लस 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप यही कर सकते हैं कि 10 को इधर ले आएंगे। 10 को जब आप इधर ले आएंगे तो यह कितना हो जाएगा 10√3 माइनस 10 बराबर x। यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। अब √3 के मान आपको दिया गया है 1.732, इसको 1.732 में से घटाइएगा तो आपको बचेगा 10 गुने 0.732। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.32 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि x का ही मान बताना है और x का मान आप निकाल पाए। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। काफी आसान क्वेश्चन है, 1-2 तो डिफिकल्ट देता ही है ना, हमेशा 1-2 डिफिकल्ट देगा, बाकी 1-2 तो देता ही फंसाने के लिए। पर जो परीक्षा लेता है उसका थोड़ी मन होता है कि सारा लड़का पास करे, उसका मन होता है कुछ ही लड़का पास करे। तो सबको तो जॉब दे नहीं सकता है, तो छाटने का ही तरीका है, कुछ क्वेश्चन दे देगा फंसने वाला ताकि लड़का फंसे हुए रहे, टाइम उसका निकल जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम टाइम में हम बताएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को। लिखा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल समान है, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा है वह मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो कितना आएगा। बता चुके हैं आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा से बदलना होता है तो किससे गुना, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, छोटा में जाना है। छोटा क्या होता है 5/18 यानी कि 5/18 से गुना। काटने तय करता है आपको, इसमें आप माहिर हैं। 9 के पहाड़ा में 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25/2 आएगा। इतना नहीं करके आप डायरेक्ट लिख देते हैं 12.5 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि 10 × 1 + 13 - 4 - 7 डिवाइड 5 का मान, इसका तो मान आप निकाल लेंगे, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसका मान आप खुद निकाल के मैं बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्योंकि यह काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि ₹110 के बिल पर 2 क्रमिक छूट है, 10% और 5% इसी क्रम में दी गई है। बिल का भुगतान करने के लिए भुगतान की जाने वाली मूल राशि क्या है। क्या करना है इसमें, आप 110 के बिल पर 2 क्रमिक छूट है, दाम इसका 110 निकला है, उसके बाद इस पर छूट दे रहा है, 10% का छूट देगा, 90% देना पड़ता है। उस अगर इतना भी नहीं मानता है तो 5% का और देगा, लो भाई 5% और, आप तुम हमको 95% दे दो। तो इसका मान कितना होगा, काटने कूटने में आप माहिर है, काट दीजिएगा। ये 00 से ऐसे करके ऐसे काट लीजिए। अब बजाते आपको बच गया कितना 11 गुने 95 बटा में 100 और इधर 9 भी बचा हुआ है गुना। अब तो कहिए कि सारी समस्या आ गया ना, 95 है, फिर हमको 9 से गुना करना पड़ेगा, फिर 11 से गुना करना, ये तो भारी समस्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समस्या यहाँ पे आप खुद खड़ा कर रहे हैं। क्या खड़ा कर रहे हैं समस्या,
आप ऐसा कर सकते हैं, इस 9 को भी आप 11 को भी 10 बना लेते हैं। ज़्यादा था कम कर लिए, कम था ज़्यादा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9500 बटा में 100, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए कि सर जी 95। क्या आंसर 95 हो जाएगा? हम बोलेंगे नहीं। कैसे? सोचिए कि जहाँ पे हमको 9 से गुना करना है वहाँ पे हम 10 से किए, हरी मिस्टेक, काफी आंसर आगे चला गया होगा। इसका मतलब है कि जो आंसर है वो भी आगे चला गया होगा। इसका मतलब है कि आंसर थोड़ा सा पीछे आना चाहिए था। अब थोड़ा सा पीछे कैसे होगा? तो 95 से पीछे क्या होता है? 94, यानी कि 94। यह 94 आएगा, 93 कुछ कुछ आएगा, यानी कि 94 के करीब आएगा। आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले हाँ सर कर लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब विशेष होगा तो आप मुनाफा कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट लिखा गया है, एक ज्यामितीय आकृति में 4 रेखाएं हैं और विपरीत रेखाएं एक दूसरे से समांतर हैं और विपरीत कोण बराबर है। वह ज्यामितीय आकृति क्या है? मतलब ज्योमेट्री का एक आकृति है जिसमें 4 रेखाएं, तो 4 रेखाएं किस में होगा? चतुर्भुज में होगा। सिंपल सी बात है। तो त्रिभुज तो नाम ही मत लीजिए, षष्ठभुज भी नहीं लीजिए, 4 को भुजा है। समानांतर चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज। यदि समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करें तो समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, ठीक ना, ये ऐसे बनता है। समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात करें तो ऐसे बनता है। एक ज्यामितीय आकृति में 4 रेखाएं और विपरीत रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो कौन होगा? समानांतर है तो समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए, यानी कि ये तो नहीं होना चाहिए। आमने सामने का समानांतर होगा तो ये और ये हो जाएगा, लेकिन ये और ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। इसका भी तो हल आप कर ही लेते। मुझे उम्मीद है कि आप इसका हल कर लेंगे, कोई भारी बात नहीं है, कोई सरलीकरण बहुत हार्ड सरलीकरण नहीं है, आप इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कर लेंगे, आंसर दे देंगे आप। इसको देखते हैं, ये प्रश्न 2 और 54 के बीच में 2 मध्यानुपाती ज्ञात करना है। आप 2 मध्यानुपाती ज्ञात करना है। जब एक मध्यानुपाती ज्ञात करना रहता है तो आप x² बराबर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ज्ञात करना है, 2, और इसके मध्य भी ज्ञात करना है। तो मध्य वाला को हम मानेंगे तो 2 अनुपात, पहला को हम x मानते हैं समान अनुपात, दूसरा को y मानते हैं, और अंतिम वाला 54। यहाँ पे जब एक बोला जाता है या कुछ भी नहीं बोला जाता तो हम x और x मानते हैं, यहाँ पे अलग अलग x y मान लेंगे। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x y, और गुना करेंगे तो 108, यानी कि दोनों का जो गुणनफल 108 पूरना चाहिए। तो दोनों का गुणनफल 108 किस ऑप्शन में पूरा है? ऑप्शन ए में। वहां की कोई ऑप्शन में पूर रहा है? बोलेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए से है। आप ऑप्शन ए में इसको रखिएगा, 6 8 को, 6 18 को, गारंटी है आपको समानुपात में दे देगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि एक नल प्रति सेकंड 1 बूंद की दर से टपकती है। 1 सेकंड में 1 बूंद टपकेगा। 600 बूंद से 100 मिलीलीटर बनता है, यानी कि 600 बूंद टपक जाएगा तो 100 ml गिर गया। 300 दिनों में कितना लीटर का क्षय होगा? यहाँ लीटर में आपको पूछा गया है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यदि 100 ml टपकना होगा ना, 100 ml, यह टपकेगा 600 बूंद, और आपको लीटर में बताना है। आप पहले क्या कीजिए, 1 लीटर में देख लीजिए कि 1 लीटर में कितना बूंद टपकना होगा, कितना बूंद ना। तो 100 ml है, 1000 ml बनाना पड़ेगा। तो 1000 ml बनाना पड़ेगा तो इधर 10 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 10 से गुना करेंगे, यानी कि इधर 1 लीटर हो जाएगा, 4 ml का मतलब 1 लीटर, और इधर कितना हो जाएगा 6000 बूंद। यहाँ पे सिर्फ अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए, 1 लीटर टपक रहा है, 6000 बूंद टपकेगा, कुल मिला के कितना बूंद 300 दिन में टपकेगा। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, दिन है 300, अरे सबको हम घंटे में बदल देंगे तो 24 से गुना, 24 से, सब घंटा में आ गया। घंटा को मिनट में बदलना है 60 से गुना, मिनट को सेकेंड में बदलना है 60 से गुना। इतना बूंद यह टपकेगा। ये सब सेकेंड हुआ, जितना सेकेंड उतना बूंद। अब 1 लीटर अगर टपकाना है तो 6000 बूंद, जैसे 6000 से डिवाइड करेंगे लीटर में आ जाएगा आंसर, तो नीचे लिख देंगे आप 6000। अब यहाँ से आप काट सकते हैं आसान तरीका से। यहाँ पे आपको 000 नजर आ रहा है, तो 1 2 3 गायब। 24 को आप 3 से गुना कर लेंगे, यानी कि 72, कुल मिला के 720 नजर आएगा, और 6 1
उम्मीद है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 4320 लीटर, यानी कि 4320 लीटर। कोई भारी बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन, और यह अगला क्वेश्चन के साथ साथ आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। एक प्लेट को 63 में एक लिखा गया है कि एक प्लेट को ₹6300 में 2 क्रमिक छूट, एक 12.5% का देता है और दूसरा 10% का देकर बेचा गया, अंकित मूल्य ज्ञात करना। प्लेट को 6300 में बेचते हैं, छूट देने के बाद बेच रहे हैं, और अंकित मूल्य आपको बताना है। आपको अंकित मूल्य यदि पता नहीं तो हम यह मान के चलते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य रहा होगा x रहा होगा। इस पर हम डबल डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 12.5%। समझिएगा, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पे MP लिखते हैं और यहाँ पे SP लिखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। MP कितना है, पहले तो 12.5% का डिस्काउंट देंगे। 12.5% का डिस्काउंट का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 अगर इसका MP रहा होगा तो 1 घटा देंगे तो कितना बेचेंगे, 7 में। 10% का यदि डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मान होता है 1/10, यानी कि 10 यदि इसका MP रहा होगा 1 घटा देंगे तो 9 में बेचे होंगे। अब कुल मिला के बात यहाँ पे आता है कि X इसका MRP है, पहला बार 12.5 के डिस्काउंट दिए तो 8 के सामान 7 में बेचे। सामान का MP कितना था, 8, क्योंकि इसको भी MP ही माने, X को MP माने। बेचना कितना में, 7, जो चाहिए उसको ऊपर 7 ऊपर, इतना में भी माल नहीं बिकेगा। फिर 10% डिस्काउंट देंगे तो 10 के सामान 9 में देना पड़ेगा, यानी कि 10 के सामान 9 में। और फाइनली जब बेचेंगे तो बिक जाएगा, और यह बिक जाएगा कितना में, 6300 में बिक जाएगा, यानी कि यह बराबर हो जाएगा किसके, 6300 के। अब यहाँ से आप कटिंग कुटिंग करने में माहिर है, 9 से 63 डायरेक्ट ये 100 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ से आपका X का मान आ जाएगा 8000। और 8000 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिए कि ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कहिए कोई दिक्कत नहीं। यह आपका लास्ट प्रश्न था, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप सीखे भी होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि आप मेरे पहली बार चैनल पे आए, विजिट किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका दिया हुआ एक धन, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा धन है, और उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं। आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय, लव यू।